अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 4 और चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज मुगल साम्राज्य। और चैप्टर 4 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का पार्ट 1 जो है समाप्त हो गया है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ने वाले हम लोग मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे और मनसबदार तथा जागीरदार प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पार्ट 1 जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, इसका पार्ट 1 भाग, तो हम लोग पहले उसको एक बार रिवीजन कर लेते, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मुगलों ने किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उनके सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा था मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर का शासन था 1526 से 1530 और हुमायूं का 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं ने शासन किया। उसके बाद उसका बेटा अकबर आया, उसने शासन किया 1556 से 1605। उसके बाद फिर अकबर का बेटा आया जहांगीर ने शासन किया 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद फिर उसका पुत्र आया शाहजहां ने शासन किया 1627 से 1658 ईस्वी। उसके बाद शाहजहां का पुत्र आया औरंगजेब ने शासन किया 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगलों की उत्तराधिकार के संबंध में कैसी परंपराएं थी, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। तो मुगल जो थे अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में जो है विश्वास नहीं करते थे कि वही राजा बनेगा, वही सम्राट बनेगा, इसमें विश्वास नहीं करते थे। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, इसमें मुगल जो है विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो मुगल कौन से परंपरा में मानते थे, कौन सी परंपरा को, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर ने भी अपने चारों पुत्रों में अपने साम्राज्यों का विभाजन कर दिया था, क्योंकि हुमायूं 4 भाई था और बशीर बना दिया था चारों के नाम से। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो राजपूतों ने स्वेच्छा से इनकी सत्ता को जो है स्वीकार कर लिए थे। बहुत सारे राजपूत स्वीकार कर लिए थे, परंतु बहुत सारे राजपूतों ने नहीं स्वीकार किया था। इसका एक अच्छा उदाहरण है, अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों को विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। तो अनेक राजपूतों ने मुगल घराने में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जैसे अकबर से शादी हुआ एक राजपूत राजकुमारी का, फिर शाहजहां का हुआ, फिर जहांगीर का भी हुआ। तो सभी ने राजपूत कन्याओं के साथ विवाह कर दिया अपनी पुत्री का और अपने उच्च पद पर आसीन हो गए, उनके भाई या उनके पिता। परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे यानी महाराणा प्रताप, वो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। महाराणा प्रताप और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुआ और उन्होंने अंत तक मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार किए थे, परंतु जब उनका बेटा हुआ तो उसने स्वीकार कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया महाराणा प्रताप के पुत्र ने। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन के रूप में वापस कर दिया। तो जागीरें जो थी उन्हें वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत की अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए।
परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ कैसी हुई, इस पे भी हम लोग अब अध्ययन करते हैं। जहांगीर की माँ कछवाहा की राजकुमारी थी। तो जहांगीर की माँ जो थी वह कछवाहा की राजकुमारी थी, यानी जोधाबाई अकबर की पत्नी। जहांगीर की माँ कछवाहा की राजकुमारी थी और वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, जगत गोसाई। शाहजहाँ की माँ का नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब हम लोग मुगलों के प्रांतों के बारे में कुछ देख लेते हैं कि कब कब उसने अपने साम्राज्यों में इन प्रांतों को शामिल किया था। कश्मीर को अपने प्रांत में मिलाया था 1586 ईस्वी में। फिर चित्तौड़ को 1568 ईस्वी में, गुजरात को 1572 ईस्वी में, फिर मालवा को 1561 ईस्वी में मिलाया था अपने साम्राज्य में, पटना को 1574 ईस्वी में, बंगाल को 1574 ईस्वी में। तो बिहार यानी पटना और बंगाल को एक ही साथ मिलाया था 1574, क्योंकि बंगाल और बिहार पहले एक ही प्रांत के अंतर्गत आते थे। फिर बीजापुर को 1685 ईस्वी में, गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में अपने प्रांत में मुगलों ने मिलाया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार के बारे में। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करा आरंभ किया। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया था। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे। तो शुरू में जो थे ज़्यादातर सरदार मुगलों के तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब वे इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे वह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता हो। तो मनसबदार वैसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, तो उनके लिए मनसबदार का इस्तेमाल किया जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। तो मनसबदार जो थी मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो इसके द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व जो थे निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का निर्धारण जो था जात यानी कि सैनिकों की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के जो अनुसार है उन्हें घुड़सवार रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। तो मनसबदार जो थे अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। तो मनसबदार जो थे अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और क्या करवाते थे, सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और स्कैन करते थे। सैनिकों का पंजीकरण किया जाता था। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो मनसबदारों को दो तरह से वेतन दिया जाता था, एक नकद और एक राजस्व भूमि के रूप में भूमि दे दिया जाता था। वहाँ से टैक्स वसूल करते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। तो भूमि के रूप में जो दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, जागीर दिया जाता था, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो जागीरें दे दी जाती थी और जागीरदार इस प्रांत की देखरेख करते थे।
अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। तो अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। जागीर यानी कि जागीर का अर्थ हो गया जो भूमि मनसबदारों को टैक्स के वसूलने के लिए दे दिया जाता था तो उसे जागीर कहा जाता था, और वहाँ जो टैक्स वसूल करते थे जो व्यक्ति उसे जागीरदार कहा गया, और मनसबदार ऊपर के हुए ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। तो औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते जो है स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। तो अब प्राप्त राजस्व जो था यानी भूमि जो दिया गया था उसका राजस्व जो था टैक्स वसूला जाता था वह मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम वसूला जाता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। तो मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। तो यह एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक मुगल शासकों में सबसे अधिक संख्या मनसबदारों की किसके काल में थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। तो जागीरों की संख्या यानी भूमि में जो है कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार यानी जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। तो औरंगजेब जो है अपने शासन के अंतिम वर्षों में नियंत्रण नहीं रख पाया। तो जागीरदार जो है जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले, क्योंकि औरंगजेब जो है अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। इसलिए जागीरदार मनमानी करते थे और मनमानी ढंग से टैक्स वसूल करते थे यानी कर वसूल करते थे। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जागीरदार जो थे मनमानी करने लगे थे तो किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो अब हम लोग देखते हैं जात की श्रेणियाँ कितनी थी, कैसी थी जात की श्रेणियाँ और कितने प्रकार की थी। तो 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। तो 5000 जात वाले यानी 5000 जो मनसबदार सैनिक रखते थे अभिजातों यानी मनसबदार का दर्जा जो 1000 जात यानी सैनिक रखने वाले मनसबदारों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। तो अकबर के शासनकाल में मात्र 29 मनसबदार थे जिनके पास 5000 जात की पदवी थे। 5000 यानी सैनिक थे। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। तो मैंने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में 5000 जात की पदवी रखने वाले मनसबदारों की संख्या जो है वह 79 हो गई थी। तो अब हम लोग फिर पढ़ते हैं जब्त और जमींदार के बारे में। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो है किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो अनेक स्थानों पर जो है किसान जो है ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो वर्तमान में भी हम लोग के गांव में ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया ही होती। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल शेरशाह के समय भी राजस्व मंत्री था और अकबर जब शासक बना तो उसके समय भी राजस्व मंत्री ही रहा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। तो प्रत्येक सूबों को प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण
कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार और इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। तो कुछ क्षेत्रों के जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि वह विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी की आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की स्थायित्व को चुनौती दी। तो 17वीं शताब्दी के आखिरी से ही ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। तो अबुल फजल ने यह जो इतिहास है वह 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। तो अकबरनामा को अबुल फजल ने 3 जिल्दों में लिखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। तो पहली जिल्द में क्या है? अकबरों के पूर्वजों का बयान। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अबुल फजल अकबरनामा से पूछा गया था जिल्दों के बारे में, कौन सी जिल्द में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी। तो दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया जाता है और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो साम्राज्य के बारे में ब्यौरा मिलता है। तो तीसरी जिल्द जो कि आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के बारे में ब्यौरा मिलता है। समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमत, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर की नीतियाँ नज़दीकी से एक नज़र। तो पढ़ते हैं अब हम लोग अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र के बारे में। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। तो अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। और आईने अकबरी में अकबरकालीन मतलब साम्राज्य कैसे चलाता था, कितना साम्राज्य था, कौन सा सूबा था, इस सब के बारे में कहाँ पे जानकारी मिलता है? आईने अकबरी में। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। तो सूबों के प्रशासक जो थे सूबेदार कहलाते, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानूनों और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनधारी। तो बख्शी यानी सैनिक वेतनधारी होता था। और सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने में कार्यों का मंत्री था। फौजदार सेनानायक था और कोतवाल जो था वह नगर का पुलिस अधिकारी था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तब उसने उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चा इबादत खाना में हुई। तो ये चर्चा जो थी इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधीनता पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते थे। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया।
सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था। तो इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। सुलह कुल की नीति को शाहजहां और जहांगीर ने भी अपनाया था। जहांगीर जो था अकबर का पुत्र था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सुलह कुल के बारे में। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। तो अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र यानी जहांगीर जो था उनका पुत्र था, किस प्रकार वर्णन किया है, अब हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिदे में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। तो अकबर ने कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। कितना सारा संस्कृत ग्रंथ था तो उसका फारसी में अनुवाद करवाया था। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक अनुवाद खाना भी बनवाया था। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजबनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। तो बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों को अकबर ने फारसी ग्रंथों में अनुवाद करवाया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा था उसके बारे में। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राटों और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पाद को किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो को बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान शिल्पकारों की और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। समूह व्यापारी मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित की और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था, हम लोग उसे भी अध्ययन करते हैं। मेहरुन्निसा, जिसका नाम बाद में नूरजहां हो गया था। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला।
नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं की खिताब उत्कीर्ण थी और दूसरी ओर यह वाक रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश है, जो है चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो अब हम लोग अन्यत्र पढ़ते हैं और इसमें पढ़ेंगे राजा और रानी के बारे में। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी